हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक हो सकता है थ्योरेटिकली ऑन रोटेशनल डायनामिक्स, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो थे उनको हमने कवर किया। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको पढ़ाना चाहिए था और वो अगर मिस होता है तो आप सिर्फ उतना मुझे टेक्स्ट या तो फिर कमेंट बॉक्स में उतना एक मैसेज कर दीजिए, यानी कि वो पॉइंट्स भी हम इसमें कवर कर लेंगे। तो बेसिकली हम देखेंगे आज का नेक्स्ट पॉइंट, हमारा आखिरी पॉइंट, दैट इज द रोलिंग मोशन। क्या होता है रोलिंग मोशन? हमने डिफरेंट टाइप्स के मोशंस पढ़े थे, अब उसमें से ये एक है रोलिंग मोशन। बेसिकली देखो, हमने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा था, सर्कुलर मोशन पढ़ा, उसके अंदर रोटेशनल भी पढ़ा, एंड दिस इज रोलिंग मोशन। ठीक है, तो अब देखो रोलिंग मोशन में क्या होता है। रोलिंग मोशन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर प्लस लीनियर मोशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर प्लस लीनियर मोशन। अगर कोई भी पार्टिकल के हम अंदर दो मोशंस कंसिडर करते हैं, that is circular as well as linear motion, then we can say that पार्टिकल या तो फिर जो भी ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली पार्टिकल नहीं कहेंगे उसको, हम उस बॉडी को हम कहेंगे बॉडी इज परफॉर्मिंग अ रोलिंग मोशन। उस केस में जो भी बॉडी होता है वो बॉडी रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देता है। तो इसका हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल लेने के बाद ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इसके अंदर एक टर्म होता है प्योर रोलिंग, इसका लिए एक कंडीशन होगा वो भी हम पढ़ेंगे, एंड लास्ट होगा इक्वेशन। तो इसके अंदर हमें जो बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करता है उसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो भी हमको स्टडी करना है, एंड व्हेन बॉडी इज रोलिंग देन हाउ टू कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। बस इतने ही पॉइंट्स हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हमें पता चल गया कि रोलिंग मोशन यानी कॉम्बिनेशन होता है सर्कुलर एज वेल एज लीनियर। ठीक है, तो समझो हमारे पास यहाँ पे एक इंक्लाइन सरफेस है, वे हैव अ इंक्लाइन सरफेस बेसिकली, क्योंकि ये हम आसानी से इजीली समझ सकते हैं। तो देखो, और यहाँ पे हमने रखा है एक स्पीयर, यहाँ पे एक बॉल है, ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हो, जिसे हम बेसिकली स्पीयर कह देंगे। अगर हम इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के वजह से अगर ये स्पीयर इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर आता है तो बताओ मुझे कि ये किस तरह से मोशन करेगा। फर्स्ट, तो जैसे ये इंक्लाइन सरफेस के ऊपर आएगा तो ये इस तरह से मूव होना स्टार्ट कर देगा और ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल मोशंस देखो कि कितने मोशंस पॉसिबल हो सकते हैं। बेसिकली ये पूरा ऐसे चक्कर लगाते 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 डाउनवर्ड यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो ये होगा इसका सेंटर। अगर मैं सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर देता हूँ तो इस तरह से लाइन बन जाएगा। और हमने क्या कंसिडर किया कि जब ये नीचे आया तो ये ऐसे अपने सेंटर के अराउंड रिवॉल्व होते 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 नीचे आ गए। तो इस केस में यहाँ पे एक मोशन कंप्लीट हो। अब सेकंड ऑप्शन देखो, अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे इसी तरह से, इसी एग्जांपल में, कि हमारे पास सेकंड एग्जांपल कंसिडर करेंगे सेम, कि यहाँ पे हमने फिर से एक स्पीयर कंसिडर किया। अगर ये स्पीयर इस पॉइंट से नीचे आता है यहाँ तक, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे सेंटर, अगेन ज्वाइनिंग द लाइन्स फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। लेकिन हमने यहाँ पे जिस तरह से कंसिडर किया था कि ये एक चक्कर लगाते लगाते नीचे आ रहा है, इस केस में हम कंसिडर करेंगे कि ये स्ट्रेट नीचे आ रहा है। ये इस तरह से जो चक्कर था ये चक्कर नहीं लगा रहा। आ गए समझ में कि हम कितने मोशंस देख सकते हैं? तो हमने देखा कि यहाँ पे दो तरह के मोशंस पॉसिबल है। एक मोशन जिसके अंदर ये जो स्पीयर था ये रोल होने ही वाला नहीं है, ये सीधा नीचे आ रहा है। और सेकंड कंडीशन ऐसा था कि जिसके अंदर ये घूमते 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 नीचे आ रहा था। दोनों में से एक एग्जाम्पल होता है रोलिंग का। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा रोलिंग का? तो ये वाला फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर रोलिंग। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? बेसिकली हम इसे स्लीपिंग कहते हैं। जब इस तरह का कंडीशन होता है तो बेसिकली हम कहते हैं अरे वहाँ पे स्लिप हो गया। समझो, अगर यहाँ पे आप खड़े रहते हो और आप सीधा नीचे आते हो, यानी कि उस केस में क्या होगा, आप स्लिप हो गए। लेकिन आप यहाँ पे गिरने के बाद ऐसे रोल होते 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 अगर आप नीचे आते हो तो उस केस में आपके अंदर हुआ रोलिंग मोशन। तो देखो अब रोलिंग मोशन यहाँ पे कैसे होगा, और यहाँ पे देखेंगे कि सर्कुलर मोशन कहाँ पे फॉर्म हुआ एंड लीनियर मोशन कहाँ पे फॉर्म हुआ। समझो कि जो स्पीयर था ये इसका पार्टिकल है,
तो पार्टिकल तो सर्कल में घूम रहा है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स है इस स्फीयर के अंदर, ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। इसलिए यहाँ पे जो स्फीयर के पार्टिकल्स होंगे ये क्या कर रहे हैं, परफॉर्म, तो इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो ठीक है, सर्कुलर मोशन आ गया। अब सेकंड की लीनियर मोशन कौन कर रहा है, इस केस में लीनियर मोशन कौन कर रहा है, तो इस पूरे स्फीयर के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा पार्टिकल है कि जो रिवॉल्व नहीं हो रहा, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एंड दैट पार्टिकल इज सेंटर। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा, ये सेंटर इस केस में क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट आ रहा है। बाकी के पार्टिकल रिवॉल्व हो रहे, लेकिन ये सेंटर क्या हो रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। देखो ये वाली जो कंडीशन थी, इस केस में क्या हो रहा था, ये स्ट्रेट आ रहा था, लेकिन इस केस में बाकी के पार्टिकल रिवॉल्व नहीं हो रहे थे। इस केस में बाकी के पार्टिकल रिवॉल्व हो रहे हैं और सेंटर स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और जो भी स्ट्रेट लाइन में आता है उसे क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। तो यहाँ पे जो सेंटर था, इट इज परफॉर्मिंग अ लीनियर मोशन, while the particles on the periphery या तो फिर सर्कमफरेंस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है, दे आर परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं बेसिकली रोलिंग मोशन। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। यहाँ पे अगर बात करेंगे, दिस इज ट्रांसलेशनल। या तो फिर अगर बॉडी की बात करेंगे, या तो फिर आप सिर्फ पार्टिकल की बात करते हो, तो बेसिकली आप उसे लीनियर मोशन भी कह सकते हो। तो ये टाइप हो गया ट्रांसलेशनल एज वेल एज लीनियर, और इसे कहेंगे हम रोलिंग मोशन। तो बेसिकली रोलिंग मोशन समझ में आ गया। रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एज वेल एज लीनियर मोशन। तो इस केस में, ये दोनों केस में डिफरेंस क्या था, तो यहाँ पे स्लिप हो रहा था, यहाँ पे ये स्लिप हुआ, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा क्या फैक्टर था जिसके वजह से ये रोल नहीं हुआ और यहाँ पे ये रोल हुआ, तो वो फैक्टर है फ्रिक्शन। ठीक है, ये भी बात अच्छे से सुन लो। वो फ्रैक्शन क्या होता है, या तो वो पॉइंट होता है फ्रिक्शन। इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम था, या तो फिर आप कंसीडर कर सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स जो था इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस में स्लिपिंग हो रहा है। और हम स्लिप कब होते हैं, जब फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। आगे समझ में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखो, अगर रोड रफ होता है और उसके ऊपर हम व्हीकल चलाते हैं तो वो गाड़ी स्लिप नहीं होती। लेकिन अगर उस रोड के ऊपर कोई मड गिरा हुआ है, या तो फिर बारिश होती है, या तो फिर ऑयल गिरता है, तो उस केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। ड्यू टू दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूसेस एंड व्हीकल गेट स्लिप्स। इसी तरह से इस केस में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कम हो रहा है, इसके वजह से ये बॉडी यहाँ पे स्लिप होना स्टार्ट करेगी, और जैसे ये स्लिप हो जाएगा तो ये ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो इस केस में ये रोलिंग मोशन नहीं रहेगा। तो रोलिंग मोशन के लिए कौन सा फोर्स लगना वहाँ पे जरूर है, तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन चाहिए। वहाँ पे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो ही रोलिंग मोशन पॉसिबल है। लेकिन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 0 प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में रोलिंग मोशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू क्या होगी, 0। इसकी वजह से क्या होने वाला है, स्लिप होने वाला है, ये रोल नहीं करने वाला। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोलिंग मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस। तो ये बेसिकली देख लिया। अब देखेंगे इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो ये था बेसिक पॉइंट कि प्योर रोलिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो था ये प्योर रोलिंग था। अगर किसी भी मोशन के अंदर सर्कुलर एज वेल एज लीनियर आता है तो उसको बेसिकली हम रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्योर रोलिंग नहीं था। इसके अंदर और भी टर्म्स है जिसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। अब देखेंगे इक्वेशंस के बारे में। जब हमने इस तरह से एग्जाम्पल कंसिडर किया, ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी होगा, और वो एनर्जी जैसे जैसे बॉडी नीचे आ गया तो उसका एनर्जी चेंज हुआ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम दो तरह के मोशंस कंसिडर करने वाले। जब बॉडी यहाँ पे रोल होता हो, नीचे आने वाला है रोल होते होते, तो इसके अंदर अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी,
तो यहाँ पे हमें दो तरह के काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोशंस कितने हो रहे हैं, दो मोशंस, तो हमें ऐड करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू सर्कुलर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन, क्योंकि ये दो तरह के मोशन इसके अंदर हो रहे थे। ठीक है, अब देखो जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है यानी कि वो रोटेट होता है, तो इस केस में हम उसका काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कुलर है वही होता है रोटेशनल, वही क्या होने वाला है, रोटेशनल, क्योंकि ये पूरा बॉडी इस सेंटर के अराउंड क्या हो रहा है, तो रोटेट हो रहा है, जिसके वजह से ये क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। तो हमें यहाँ पे एनर्जी लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर। तो हम लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट लीनियर सिस्टम का प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का। तो ये बेसिक पॉइंट आ गया समझ में कि जो सर्कुलर था उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, रोटेशनल में, क्योंकि हमने उस वक्त सिर्फ एक एक पॉइंट पकड़ा था, लेकिन अगर आप पूरे पॉइंट्स पकड़ोगे तो यहाँ पे पूरा बॉडी रिवॉल्व हो रहा है, इसलिए क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर में क्या फॉर्मूला होता है, हाफ मास इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर कौन परफॉर्म करने वाला है, ये सेंटर, एंड रोटेशनल कौन परफॉर्म करने वाला है, तो ये बॉडी। ठीक है, अब देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला पता है, इन रोटेशनल सिस्टम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज हमने रख दिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर जो था इसको अगर हम रिप्लेस भी कर देंगे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से तो भी चल सकता है, या तो फिर वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आगे आपको किस फॉर्मेट में रखना है वो आपके ऊपर है। तो देखो बेसिकली हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें एक बेसिक फॉर्मूला पता है, इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम के स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जो था उसको हम लिखेंगे, अब बेसिकली देखो v इज इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, सो ओमेगा बिकम्स v डिवाइडेड बाय आर। तो v स्क्वायर बाय क्या लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस अलग होता है और गायरेशन जो होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन वो अलग अलग होता है, वो हमने देख लिया था। अब देखो यहाँ पे हाफ एम एम वी स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी होंगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, एम वी स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद वन प्लस यहाँ पे बचेगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये था बेसिक फार्मूला। टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर हमको निकालनी है तो हम ये बेसिक फार्मूला जो होगा इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, जो भी बॉडी रोल होने वाला है उसके अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी होगा उसके लिए फॉर्मूला। और इस केस में जो रोलिंग हो रहा है वो हमने किस तरह से कंसिडर किया, वो प्योर रोलिंग था। अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया इसे अगर हम रिंग कंसिडर करेंगे, रिंग, तो उसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, बेसिक फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, रिंग का मास m हो जाएगा, रिंग का जो सेंटर आगे की तरफ मूव होने वाला है उसका वेलोसिटी v, वन एक कांस्टेंट नंबर k, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, हमें पता है रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन होता है k इक्वल्स टू r। अरे हमने देखा था रेडियस ऑफ गायरेशन, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने देखा था रेडियस ऑफ गायरेशन किस तरह से कैलकुलेट करना है, यानी कि k इक्वल्स टू क्या होने वाला है, r। तो इस केस में इस k को क्या लिख देंगे, r। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर गेट कैंसिल, क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2 गेट कैंसिल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, ये पूरा हम रोलिंग मोशन के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर। तो उस केस में उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख देंगे, सिर्फ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर आपको रिंग के बजाय यहाँ पे अगर दिया जाता है डिस्क, तो डिस्क के लिए k का वैल्यू क्या था, k का वैल्यू था r डिवाइडेड बाय √2।
तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिर के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू, सॉरी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू, फिर आर गेट कैंसिल, वहाँ पे बचेगा 1/2, फिर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जो भी बॉडी रोलिंग मोशन में होता है उसके अंदर जो टोटल एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था बेसिक फॉर्मूला। इसके अंदर आपको क्या चेंज करना है, सिर्फ के स्क्वेयर जो होता है उसका ही वैल्यू हमें चेंज करना है। अब बेसिकली इसके अंदर और एक फंडा है, वो भी हम देखेंगे। कि आपको अगर के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर का वैल्यू निकालना है तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लेके आपको पढ़ा दूंगा। समझो कि हमें बता दिया स्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर का जो डायमीटर होता है उस डायमीटर के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो समझो कि हमारे पास जो स्फीयर होता है उसके लिए फॉर्मूला होगा 2/3 mr²। ठीक है, इसी को आगे चल के क्या लिख देंगे, एम के स्क्वेयर, एम गेट कैंसिल, के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर क्या होने वाला है, के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर 2/3, क्या हुआ 2/3। बेसिकली यहाँ पे एम आर स्क्वेयर को जो इंटीजर मल्टीप्लीकेशन में होगा वही वैल्यू होता है के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर का, वही वैल्यू क्या होता है के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर का। देखो अब हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था रिंग, रिंग के लिए हमने यहाँ पे लिखा था के इक्वल्स टू आर, ठीक है, यानी कि उसका वैल्यू क्या हो गया था 1। अब देखो रिंग का फॉर्मूला बेसिकली होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I इक्वल्स टू mr², एंड इसको अगर हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू mk², mm गेट कैंसल। तो इस केस में के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है 1, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे डिस्क की तो बेसिकली देखो अब डिस्क का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr² डिवाइडेड बाय 2, mr² डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे mr² को मल्टीप्लीकेशन में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है 1/2, यानी कि के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे जो के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर आता है उसको आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे 1/2, यानी कि बेसिकली सिंपल है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr² किसी भी बॉडी का, तो उसके मल्टीप्लीकेशन में जो होगा 2/3 या तो फिर 1/2 वही वैल्यू होता है के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर का। तो इससे आप आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो टोटल एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। तो ये था बेसिक। अब देखेंगे कि जब बॉडी रोल होता है तो उसके अंदर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एंड सेकंड एक्सेलरेशन किसका, जो बॉडी रोल होता है उसके लिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज होता है क्या, अगर चेंज होता है तो हमें उसका इक्वेशन भी निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने यहाँ पे एक बॉडी कंसीडर किया जिसका मास होगा कैपिटल M, और ये बॉडी हमने एक इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन था और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने हमारा बॉडी रख दिया। अब इस इंक्लाइन प्लेन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसकी हाइट हमने कंसिडर की फ्रॉम ग्राउंड एज h, और यहाँ पे जो भी इसका इंक्लिनेशन था उस इंक्लिनेशन को हमने कंसिडर किया थीटा। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स। समझो कि यहाँ पे जो बॉडी था ये रोल होते होते नीचे आ गया यहाँ तक, यानी कि ग्राउंड लेवल यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो इसने नीचे आने तक जो भी डिस्टेंस कवर किया वी आर कंसिडरिंग दैट डिस्टेंस एज यस, यानी कि जिसे हम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एस इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, अगर आपके पास हाइट पता है थीटा पता है तो आप ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि देखो ये हाइट इस थीटा के अपोजिट है, इसलिए हम यूज करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा को अगर आप अप्लाई करते हो तो बेसिकली अपोजिट साइड दैट इज द हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज द एस। तो हमारे पास जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ इस बॉडी का वो डिस्प्लेसमेंट होता है h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये था बेसिक फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है अगर आपको उस बॉडी कितने हाइट ऊपर रखा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल ये पता हो, एंड सेकंड इंक्लिनेशन। ठीक है, समझो अगर बॉडी इस हाइट के ऊपर रखा गया है एंड इसका मास अगर m होता है तो इस बॉडी के अंदर इनिशियली इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा।
एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू mgh। वो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। इनिशियली अगर ये बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियली u क्या होता है, 0, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही बॉडी ये रोल करते 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 नीचे आ जाएगा तो इसका हिट क्या होने वाला है, कम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन इसका जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगा, यानी कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा, इंक्रीज, एंड पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो एट द बॉटम पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ, और इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी एट द एंड, दैट वेलोसिटी हाफ mv²। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया, हमें नहीं पता तो ये इक्वेशन हाफ mv² प्लस हाफ i⍵² भी हो सकती है, बराबर, क्योंकि ये बॉडी रोल करते करते नीचे आ गया, यानी कि हाफ mv² प्लस हाफ i⍵², जो इससे पहले हमने बेसिकली पढ़ा था। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट दिस हाइट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट द बॉटम। ठीक है, टोटल एनर्जी एट टॉप इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट द बॉटम, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हुआ ही नहीं, क्योंकि यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम इसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो, जो प्रीवियस 10 मिनट पहले हमने देखा था, टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, TKE लिख देंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv² इंटू ब्रैकेट 1 प्लस k² डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। अकॉर्डिंग टू, अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप क्या लिख सकते हो, जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था उतना ही क्या होने वाला है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इंटू ब्रैकेट 1 प्लस k² डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, दोनों साइड से mm गेट कैंसिल, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल सकता है। तो यहाँ से v² इक्वल्स टू क्या बनेगा, v² इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 2 इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाय, पूरा टर्म डिवाइडेशन में आ जाएगा, 1 प्लस k² डिवाइडेड बाय r²। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहाँ पे v² निकाला तो आप यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट निकाल लोगे, यहाँ पे v इज इक्वल टू निकाल, तो ये पूरा किस में जाने वाला है, स्क्वायर रूट में जाएगा। तो ये था बेसिक वैल्यू v² का। अब क्या बचा, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो भी आसानी से जल्दी से हम निकाल लेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अब देखो बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v², इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। टाइम की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम कंसिडर ही नहीं किया। तो हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे, तो उनमें से देखो ऐसा इक्वेशन जिसमें t इन्वॉल्व ही नहीं है, तो दैट इज s इक्वल्स टू, वो इक्वेशन होगा s इक्वल्स टू, सॉरी हम लेंगे v² इक्वल्स टू, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2as, एस का वैल्यू भी है हमारे पास h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला का बेसिकली v² इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2as। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये 2s इसको डिवाइडेशन में चला जाएगा, v² डिवाइडेड बाय 2s इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे साइड में सेपरेट 1/2s इंटू v² का वैल्यू, v² का वैल्यू इसलिए हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया था, v² का वैल्यू 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k² डिवाइडेड बाय r²। फिर से 2 गेट कैंसल, इस केस में 2 जो था वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे s का वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास s का वैल्यू है, तो फिर हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है।
तो हम लिख देंगे एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू एस का वैल्यू एच बाय साइन थीटा, तो वो 1 बाय एस है, इसलिए वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय एच। आ गए समझ में? वहाँ पे 1 बाय एस था, इसलिए इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, साइन एच बाय साइन थीटा था, तो हम लिख दे साइन थीटा बाय एच इंटू जी एच डिवाइडेड बाय टर्म एज इट इज 1 प्लस के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। फिर से एच एच गेट कैंसिल, तो आखिरी फॉर्मूला। अब आप लास्ट स्टेप पे जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला आप रख सकते हो एक्सेलरेशन के लिए। तो ये था बेसिक स्टेप कि किस तरह से एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी कैलकुलेट किया जाता है अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन में होता है। तो इस तरह से हमने जो भी बॉडी रोलिंग में था उसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर आप इसको और एक्सपांड करना चाहते हो तो आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, फिर आर स्क्वायर ऊपर तो भी चलेगा, जी आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन मोस्टली यही फॉर्मूला चलता है क्योंकि हमने अभी जो देखा था कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एक फैक्टर है जो एम आर स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन में आता है, इसलिए ये सिंपल फॉर्म होगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसलिए यही फॉर्मूले के ऊपर आप फोकस करते जाओ। तो यहाँ पे बेसिक जो था रोटेशनल डायनामिक्स से रिलेटेड वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट किया। तो ये था लास्ट पॉइंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन करता है। बेसिकली हमने यहाँ पे एक हाइट h के ऊपर एक बॉडी कंसिडर किया विच इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। तो यहाँ पे जो भी सरफेस लिया था तो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लिया थीटा, हाइट h, और जो भी डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया उसको हमने s कंसीडर किया था। तो फर्स्ट स्टेप ने हमने s की वैल्यू निकाली, साइन थीटा अप्लाई किया, s निकाला h बाय साइन थीटा। उसके बाद हमने एट द टॉप टोटल एनर्जीज लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है mgh, काइनेटिक कितना था 0। जैसे बॉडी रोल करते करते नीचे आने वाला हाइट कम हो जाएगा, जैसे हाइट कम होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली, कन्वर्ट होने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी कम होने वाली है। ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो उस केस में जब बॉडी नीचे आ जाएगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगी और एट द एंड हाइट 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0, इसके अंदर क्या होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी कॉम्बिनेशन होगा ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का, तो इसलिए हम ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का टोटल एनर्जी ऐड कर देंगे जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एम एम गेट कैंसिल, यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू निकाला। फिर बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो थे उनको अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल वेलोसिटी 0, और यहाँ से हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। ये भी फॉर्मूला बहुत बार हम यूज़ करने वाले, इसलिए इसे भी आप ध्यान से याद रखा करो, ये एमसीक्यू लिए बहुत सी बार यूज़ किया जाता है। और फिर 2s को हमने वी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद s का जो वैल्यू था वो वैल्यू हमें पुट करना था। पूरा पुट करने के बाद लास्ट फॉर्मूला a इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये थे पूरे बेसिक रिलेशंस। अच्छे तरह से ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। जो भी अगर लेक्चर आपको नहीं समझ में आता है उसे एक बार दोबारा देखो, एंड एट द सेम टाइम जो भी आपका स्टेट बोर्ड होता है या तो फिर जो भी एनसीईआरटी होता है तो उनमें से भी आप रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये फिर आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। बेसिक पॉइंट आपको वो साइमल्टेनियसली रीड भी करना पड़ेगा। जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ वो आप अगर साइमल्टेनियसली सिर्फ बुक से रीड करते हो तो ये पूरा अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ, आपको मैं लिखा के नहीं देता, इसलिए वो पॉइंट आपको ही कवर करना है। इसलिए अच्छे से ये पूरा लर्न करते जाओ।